हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों तो आप मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सब कुछ सही है? आई एम ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस अनु, जरा बताना सब कुछ सही है। चलिए, सही है ना सब कुछ? तो चलते शुरुआत करते हैं दोस्तों। और जिनका पेपर है कल 2 मार्च है, और 2 मार्च को अगर हम देखेंगे तो कल से कांस्टेबल की शुरुआत है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एजेंट अंजलि, वेद प्रकाश, जागृति, पवन, अजय। तो जिनका भी पेपर है कल आरपीएफ कांस्टेबल का, तो पूरी एसजीआई कंपटीशन क्लासेस की टीम से आप सभी को हार्दिक बधाई पहले ही, क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाएगा, है ना। क्यों अच्छा जाएगा? क्योंकि आप पहले से ही पढ़ रखे हो। अब केवल क्या चल रहा है? आपका रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। तो बेस्ट विशेष अच्छे तरीके से करके आना, तोड़ के आना, बिल्कुल, है ना, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या होगा आज का पहला सवाल? लेकिन फिर से कहेंगे आपको कि कितने क्वेश्चन देखने पड़ते हैं आपको। आप रोजाना रेगुलर आप देख रहे हो भाई 40 सवाल है, और इस 40 क्वेश्चन में कम से कम आप ये देखोगे 40 से 50 सवाल एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको मिल जाता है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है ये देखो आपके सामने, कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया? 592, 490, 565 या 418? क्वेश्चन नंबर 1 क्या निकल कर आएगा? मैं नहीं दिखी? बिल्कुल दिख गई। सपना, निमित, रुचि, सब कुछ दिख रहे भाई। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे, या कितने प्रिंसली स्टेट है, या कितने देशी रियासत है? रजवाड़े का मतलब हो गया कि कितने देशी रियासत थे, कितने देशी रियासत थे। तो आप देखोगे कि स्वतंत्रता की बात करें हम, स्वतंत्रता के समय अगर कुल देखोगे तो कितने 565 देशी रियासत थे। कितने थे? 565 है। आपको याद होगा दोस्तों कि सर ये मिलाने का काम, जो देशी रियासत में, देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किसने किया था? तो किसने किया था? हमारे पहले गृह मंत्री। आजादी के समय भारत में करीब 565 रियासतें या रजवाड़े थे। इन्हें देशी राज्य भी कहा जाता था। दोस्तों देशी राज्य क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें से ज्यादातर रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से केवल और केवल टैक्स वसूलने और लोक सेवाएं देने का ठेका ले लिया था। आजादी के बाद रियासतों को भारत में शामिल करने का काम किसने किया? तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इनका मदद किसने किया था? आपको याद होगा कि वीपी मेनन ने इनका मदद किया था, है ना, इस काम में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, अरे बात समझ में क्या? अब एक चीज समझना बच्चों कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों ने स्वच्छता पूर्वक, यानी स्वच्छता, यानी कहें कि स्वतंत्र रूप से भारत में मिलना स्वीकार किया है। याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज याद रखना, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि कौन से प्रिंसली स्टेट हैं, कौन से प्रिंसली स्टेट नहीं है। तो जो इस कलर का दिख रहा है ना, ये सारे सारे प्रिंसली स्टेट हैं। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, है ना, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। बच्चों याद रखना, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को, है ना। आ जाओ आगे। 2023 में हांगझोउ, चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट और खेल का जो जोड़ा है युग्म गलत है? तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, अविनाश साबले स्टीपल चेज, पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला, और अनु रानी 100 मीटर स्प्रिंट महिला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकल कर आएगा? चलो बताओ क्या निकल कर आएगा जरा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट स्पोर्ट पेयर इज इनकरेक्ट फॉर इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट एट द 2023 एशियन गेम्स इन चाइना? क्या निकल कर आएगा बच्चों? तो ये सर, ये अनु रानी क्या थी? अनु रानी भाला फेंक जेवलिन थ्रो हैं। क्या है? भाला फेंक जेवलिन थ्रो हैं। तो ये याद रखना, ये सवाल एसआई में पूछे गए हैं, ये आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, गुड आफ्टरनून। तो बच्चे अनु रानी क्या है बच्चे? जेवलिन थ्रो। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो या भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। आ जाओ आगे। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? चावल, गेहूं, कपास, दूध, दालें, मसाले,
चाय, कॉफी, जूट, गन्ना, मक्का, तिलहन। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? ये आप देखोगे सर, दूध, दालें और मसाले में भारत नंबर 1 पे है। दूध के प्रोडक्शन में कौन? तो पहले राजस्थान था, अब फिर से उत्तर प्रदेश हो गया। दाल के प्रोडक्शन में बताओ कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? दाल के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? पहले एमपी था, अब राजस्थान हो गया। और मसाले के प्रोडक्शन में बच्चों याद रखना कि मसाले की वैरायटी केरल है, मसाले के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है एट प्रेजेंट। कौन है? मध्य प्रदेश है। याद रहेगा? कितने क्वेश्चन निकल गए आपके सामने, ये देख लो। दूध के प्रोडक्शन में फिर से उत्तर प्रदेश हो गया, दाल के प्रोडक्शन में राजस्थान हो गया, और मसाले के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है, लेकिन वैरायटी पूछेगा तो केरल है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखिए। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात है मसाला में। अरे गुजरात कुछ क्षण के लिए बना, फिर मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र की बात करें, ये क्या निकल कर आएगा? सर केरल में तिरुवनंतपुरम में है। केरल में तिरुवनंतपुरम में है। कहां बच्चे? केरल में तिरुवनंतपुरम में है। आज भारतीय मुद्रा नोट, समझना क्वेश्चन कितने मजेदार है। भारतीय मुद्रा नोट के ऊपर जो आपको भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा होता है, वो किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? और पता है ये कब के क्वेश्चन है? ये 2019 में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें सवाल। अब सोचो किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं। देख रहे हो कि भारतीय करेंसी में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है हिंदी या अंग्रेजी में, वो किस प्रिंटिंग क्या यूज किया जाता है? तो लेटेंट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, माइक्रो लेटरिंग या इंटागिलियो प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या किस लेवल के सवाल पूछा है 2019 में। सोचो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सबके जवाब गलत है भैया। क्या निकल कर आएगा? इंटागिलियो प्रिंटिंग है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। हमें लगता है पहली बार बहुत सारे बच्चे सवाल देखेंगे पहले ये इंटागिलियो प्रिंटिंग। अब ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये 2000 रुपए नोट है। अब ये देखो इंटागिलियो प्रिंटिंग है, ये देखो आरबीआई, देखना कभी नोट को देख के, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये है ना। और माइक्रो लेटरिंग जो देखोगे ना, माइक्रो लेटरिंग है, ये 2000 रुपए जो हिंदी में लिखा हुआ मिलता है ना, वो इस लैंग्वेज में है। ठीक है, इस लैंग्वेज में दिमाग में सेट रख लेना। और नोट पर कितने भाषा में लिखे होते हैं? तो आपको 17 भाषा में लिखा होता है, याद रखिए। कितने भाषा में? 17 लैंग्वेज में लिखा होता है। गुड आफ्टरनून हरिंदर जी। हम आज देखिए क्वेश्चन, बेटा पता देखना पड़ता है क्वेश्चन। देखो ना 2019 के सवाल कैसे पूछे हैं, तो आपको पता है रेलवे क्या करता है? रिपीट करता है। तो ऐसे सवाल आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, याद रखना। ओके, हाँ, अब संजय मल्होत्रा जी का सिग्नेचर होगा नए नोट में, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर कौन है? मल्होत्रा जी हैं। जबकि बच्चों 1 रुपए का नोट जो है उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा, वित्त सचिव का होगा, याद रखना। आ जाओ आगे। 2025 में मुक्केबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? स्वीटी, संजय, अभिषेक, अमन। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड फॉर बॉक्सिंग इन 2025? क्वेश्चन नंबर 6 जरा बताओ। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर 2025 में पूरा नाम इसका स्वीटी बूरा है। ठीक है, स्वीटी बूरा। लेकिन सोचो, आपको पता छोटे छोटे नाम लिखते हैं, अब छोटे छोटे नाम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात, अमन जो है वो कुश्ती में है, अभिषेक जो है हॉकी है, संजय जो है हॉकी है। तो भैया 2025 में मुक्केबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? स्वीटी बूरा को मिला है, याद रखना। स्वीटी बूरा। बस 50 रुपए में ही क्यों होगा? क्योंकि अभी 50 रुपए ही नोट छपेगा, इसके बाद जब छपेगा तो सारे नोट में होगा, है ना। आ जाओ आगे। अब बच्चों ये देखना कि 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। किसे? तो मनु भाकर शूटिंग, इसके बाद हरमनप्रीत सिंह हॉकी, फिर गुकेश डी चेस और प्रवीण कुमार पारा एथलेटिक्स। दोस्तों 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे तो 32 है, और बाकी बात 2 पुरस्कार जो है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार यानी आजीवन, ये याद रखना। तो टोटल कितने? 34 है, याद रखना बिल्कुल ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जीपीएस। जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या निकल कर आएगा? डू इट फास्ट, चलो बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं बच्चों? यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या निकल कर आएगा? अरे चक्रवात का भविष्यवाणी करेगा क्या जीपीएस? नहीं ना, जीपीएस में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कौन किसका पोजीशन कहां है यही तो बताता है। तो अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, वाहन में लगे होते हैं, जीपीएस सिस्टम ट्रैक करते हैं, और वही तो है, कार कहें या वाहन कहें। अब बताओ, ऐसे कहोगे, बताओ ऐसे कहोगे समझ से बाहर, आसान सवाल तो है। कार का नेविगेशन कैसे? अरे जीपीएस से ट्रैक नहीं करते क्या हम लोग? ये कह रहे हो, देखो कार में भी होता है लल्ला, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे सवाल गलती करोगे कोई और लूट के चला जाएगा आपका जॉब, है ना। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा जयसिंह प्रथम, राजा जयसिंह सेकंड, राजा प्रताप सिंह, राजा राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 8, चलो बोलो। अरे नेविगेशन का मतलब होता है लोकेशन ट्रैक करना, नेविगेशन का मतलब लोकेशन ट्रैक करना, ये समझो ना। तो जयपुर में हवा महल की बात करें, राजा प्रताप सिंह हवा महल का निर्माण करेंगे, जबकि आपको पता होगा प्रताप सिंह है और राणा कुंभा विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण कौन करते हैं बच्चों? राणा कुंभा करते हैं। कौन करते हैं? राणा कुंभा करते हैं। जबकि राजा जयसिंह सेकेंड क्या करते हैं? आपको याद होगा, राजा जयसिंह किसका निर्माण करते हैं? और आप देखोगे हवा महल में 953 विंडो है, 953 खिड़कियां हैं। अब आप देख लो कि सर राजा जयसिंह सेकंड क्या करते हैं। तो राजा जयसिंह सेकंड की बात करें, राजा जयसिंह जो जयपुर के महाराज हैं, 1724 में 5 वेधशाला का निर्माण करते हैं। यानी कौन? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। और वाराणसी जो जंतर मंतर कहते हैं हम, तो सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में है, और सवाई राजा प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया। तो जब सवाल बनेगा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया, तो क्या कहोगे? सर महाराजा जयसिंह सेकेंड। कहां कहां? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। 5 शहर, 4 राज्य। कौन कौन राज्य? तो राजस्थान 1, मथुरा और वाराणसी उत्तर प्रदेश 2, उज्जैन मध्य प्रदेश 3, और दिल्ली यूटी 4। दिल्ली यूटी 4 याद रखना बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है बच्चों? कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी। क्वेश्चन नंबर 9। हल्दी घाटी का युद्ध भी राजा कुंभा था ना सर? ना, हल्दी घाटी का युद्ध राजा कुंभा कहां है बताओ? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बच्चे। तो क्या निकल कर आएगा? अरे कंट्रोल वी है, कंट्रोल पी से प्रिंट होगा। देखो कंट्रोल पी से प्रिंट है, कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको दे दिया है, आप देख लेना कि कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, सी से कॉपी, और डी से डिफॉल्ट लैंग्वेज जो सेंट जो फॉन्ट है वो सेंट हो जाएगा, ई से सेंटर, एफ से फाइंड, है ना। तो ये शॉर्टकट की है, आपको दिखेगा, देखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड बहुत पूछता है, तो कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल वाई से रीडू या रिपीट, ये दोनों याद रखना बिल्कुल, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ आगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा के मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? हुगली, जमुना, मेघना, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 10। चलो बताओ, बताओ बच्चों क्या निकल कर आएगा? आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज नोन बाय विच नेम। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर ये पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा नदी। क्योंकि बच्चों गंगा निकलती है उत्तराखंड से भागीरथी के नाम से, भागीरथी के नाम से, है ना, भागीरथी के नाम से निकलेंगी, और फिर देवप्रयाग के पास, क्या बच्चों? देवप्रयाग के पास अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा मिल जाती है, और क्या कहलाती है? ये गंगा कहलाता है।
और गंगा आपको याद होगा फरक्का जो वेस्ट बंगाल है वहां गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक हुगली जो पश्चिम बंगाल चला जाएगा, हुगली पश्चिम बंगाल, और बच्चों पद्मा है जो चला जाता है बांग्लादेश, पद्मा बांग्लादेश, और फिर जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में इंटर करती है जमुना के नाम से। किस नाम से बच्चे? जमुना के नाम से। और जब पद्मा और जमुना मिलती है तब कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, याद रखना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो गंगा जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, दोनों के कंबाइंड स्ट्रीम को, धारा को हम क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेघना कहते हैं, याद रखना। क्लियर है ना? गंगा की लेंथ की बात करें सर 2525 किलोमीटर है, जो भारत में 2510 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर बांग्लादेश में है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहेंगी, और सबसे कम झारखंड में साहेबगंज। कहां पे? झारखंड में साहेबगंज, याद रखना। ओके, नेक्स्ट। तो पद्मा नदी बच्चों, आ जाओ आगे। सर सिगमो क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली, भगवान शिव के नामों में से एक। क्वेश्चन नंबर 11। चलो डू इट फास्ट, जल्दी। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों, लाइक वाइक करते रहना। तो सिगमो क्या है बच्चों? सर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा, डोडा बेटा है ना, ये है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी है। तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। तो क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल खूबसूरत वाली है ना। अब देखो कितने क्वेश्चन निकलेंगे यहां। सिगमो गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है, यह हिंदू समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कब मनाते हैं? तो भैया मनाते हैं फाल्गुन में, जब होली मनाएंगे तब। कब मनाएंगे? जब होली मनाएंगे अभी, है ना। अब देखोगे सर सिगमो को गोवा में फूल खेलना के नाम से भी जानते हैं। सिगमो त्योहार में 2-3 क्लासिकल डांस किए, सॉरी फॉक डांस किए जाते हैं वहां। तो घोड़े, मोदनी, गोफा, फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं, और सिगमो त्योहार में फ्लोटिंग स्ट्रीट परेड का भी आयोजन होता है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, हाँ देखनी भी गोवा। क्या बात है अंजलि, बहुत बढ़िया, देखनी भी गोवा है, याद रखना। आ जाओ आगे। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी। क्वेश्चन नंबर 12। चलो जरा बताओ, डू इट फास्ट बच्चे, जल्दी। तो सर आपको याद होगा बच्चों, नवाज शरीफ का इन्होंने क्या किया था? तख्ता पलट किया था। नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था। अब अभी वर्तमान समय की बात करें तो आपको याद होगा दोस्तों, अभी राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति है पाकिस्तान के। प्रधानमंत्री कौन है? तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अभी प्रधानमंत्री हैं। और चेयरमैन कौन है? तो यूसुफ रजा गिलानी, जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, वो सीनेट के चेयरमैन हैं। यानी वहां के अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, वहां के लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीकर कौन है? अयाज सादिक है, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, याहिया अफरीदी है, याद रखना। ओके, राधे राधे जी, राधे राधे। आज बच्चे आगे। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सेंचुरी डिड पोर्तुगीज ट्रेडर्स फर्स्ट कम टू द लैंड ऑफ गोवा? क्वेश्चन नंबर 13 मजेदार सवाल है, जरा बताओ क्या होगा। देखिए कितने लोग कंफ्यूज करोगे इस क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या निकल कर आएगा। अब एक चीज याद रखना कि पुर्तगाली भारत कब आते हैं? तो आते हैं सर 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा कहां? कालीकट, जमोरिन इसका वेलकम करता है। तब ये 15वीं सदी होगा, अगर तब होगा 15वीं सदी। लेकिन आपको याद है गोवा को ये कब जीतता है? सर 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से। तब ये कौन सी सदी हो गया? तब ये 16वीं सदी होगा। आ रही बात समझ में? 16वीं सदी। हाँ कंफ्यूज मत करना, अगर पूछा गोवा तो 16वीं सदी, और अगर पूछता कि पुर्तगाली भारत कब आए तब 15वीं सदी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन गलती किया, कैसे कंफ्यूज किया? सो हाँ 16th होगा पवन जी, गड़बड़ मत करना बिल्कुल। यही सब छोटा छोटा जो एरर है ना, हम गलती करते हैं पेपर में। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? 16वीं सदी। आ जाओ आगे देखो। WLN का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WLN?
वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, विंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर, या वायरलेस लोकल एरिया नोड? क्वेश्चन नंबर 14 सही किए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जरा बताओ रेखा सिंह सर, मुझे बताओ रेखा जी क्या कह रही हैं आप? तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? WLN, लैन तो पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होगा। जब लोकल एरिया नेटवर्क होगा तो क्या निकल कर आएगा सर? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब WLN बच्चे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, एक छोटा क्षेत्र नेटवर्क कनेक्शन है। इसका मतलब जरूर समझना, इसका उपयोग दो या दो से अधिक सिस्टम के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो मीनिंग है वो आप जरूर देख लेना, PDF में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ आगे। पुरुषों के लिए सबसे बड़ी कोशिका कौन से बच्चे? लार्जेस्ट सेल फॉर मैन, लीवर, स्पर्म, नर्व, ओवम। क्वेश्चन नंबर 15, चलो बताओ। एक करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ए सही है, बिल्कुल करेक्ट है ये। चलो आगे बताओ क्या होगा? विच इज द लार्जेस्ट सेल फॉर मैन? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, कनेक्टिंग करता है ना, कनेक्ट करता है। अब देखो ये क्या निकल कर आएगा? अंडाणु, क्या बात है, स्पर्म, स्पर्म। हमें लगता है कि इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर गए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर गए आप। कैसे कंफ्यूज कर गए अभी देखना। क्या पूछा है? अगर पूछता ह्यूमन, अगर पूछता ह्यूमन तब आप लगाते ओवम। थोड़ा सा मैंने क्या किया, थोड़ा सा गलती कराया आपसे, हमने क्वेश्चन में मेन डाल दिया है। तो मैन यानी क्या होगा भैया? तंत्रिका होगा, यही तो है। यानी सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, लार्जेस्ट सेल की बात करें, लंबा है तो बड़ा भी तो होगा, लंबा है तो बड़ा भी होगा। तब क्या निकल कर आएगा? तब यहां निकल कर आएगा सर तंत्रिका तंत्र। और ये क्वेश्चन पूछा गया है PCS में, ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया है। आ रही बात समझ में? स्पर्म तो स्मॉलेस्ट है बच्चे, सबसे छोटा है स्पर्म, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। देख लो सब लगा रहे थे, बताओ अंडाणु लगा रहे हो, बताओ ओवम कहां मिलेगा? मेन में, आदमी में कहां मिलेगा? हां पवन जी, तंत्रिका तंत्र लंबा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम तंत्रिका तंत्र के साथ चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? पुरुष पूछा है। क्या पूछा है? पुरुष पूछा है। आ रही बात समझ में? क्या क्लियर है? बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं होता पुरुष तब हम सही जाते। अब आ जाओ थोड़ा एक्सप्लेन करें। मानव शरीर में महिलाओं के लिए अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है, पुरुषों के लिए तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर हो गया? सबसे छोटी का कोशिका बच्चे माइकोप्लाज्मा, आपको पता ही है, और यह आकार में 10 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, और सबसे लंबी कोशिका जो आप कह रहे हो कमेंट बॉक्स में, वो तंत्रिका कोशिका ओवरऑल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तब आपका मादा अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो नर युग्मक यानी शुक्राणु होगा, स्पर्म होगा, याद रखना। ठीक है, अरे बात समझिए, क्योंकि स्पर्म ओवरऑल छोटी है, स्मॉलेस्ट है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की तुलना में स्पर्म छोटा है, न्यूरॉन की तुलना में स्पर्म छोटा है, इसीलिए स्पर्म नहीं होगा, ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ आगे। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसे किया गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16। मॉरिस बर्नार्ड, क्रिस्टियान बर्नार्ड, लुई वास्कैस्की, डेनिस डार्वाल। क्वेश्चन नंबर 16, चलो बताओ। Who was given the first heart transplant in the world? फिर गलती करोगे, आप जानते हो, लेकिन सवाल को आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, कभी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन को देखो, शुतुरमुर्ग का साइज पूछा था पिछले टाइम ग्रुप डी में, फिर करा देंगे ना। अब देखो पूछा कि सर किसका किया गया, किसका किया गया? तब लुई वास्कैस्की का किया गया। किसने किया? अगर पूछता किसने किया, किसने किया, तब आप लगाते ऑप्शन नंबर बी। अब जो ट्रांसप्लांट हुआ किसका हुआ? लुई वास्कैस्की का। तो किसका हर्ट को लगाया गया? तो डेनिस डार्वाल, ये फीमेल है, इसी के हर्ट को ट्रांसप्लांट किया गया इसमें, और मॉरिस बर्नार्ड जो हैं वो साथ में थे, याद रख लेना। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अब देखो बच्चे, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। कब किया था? 3 दिसंबर 1967 को पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। अब कोरोनरी अपर्याप्त वाले 53 वर्षीय व्यक्ति लुइस वास्केंस्की पर प्रत्यारोपण किया गया था। कौन थी डोनर? डोनर थी 25 वर्षीय महिला डेनिस डारवाल, जो एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। याद रखना, है ना? मजा आ रहा है तो एक्सप्लेन करते रहे सारा कुछ, गलती मत करना बिल्कुल। आ जाओ आगे। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जरा बताइए। तो अब कौन है बच्चे? सर फ्रेडरिक बेंटिंग एंड बेस्ट, फ्रेडरिक बेंटिंग एंड बेस्ट ने। एडवर्ड जेनर टीका है, और मलेरिया का जो परजीवी है वो रोनाल्ड रॉस ने किया था। याद रखना। इंसुलिन की बात करें तो सर पैनक्रियाज जो मिक्स्ड ग्लैंड है वहां से निकलता है। इंसुलिन क्या है? तो सर एक हार्मोन है। क्या है बच्चे? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। याद रखना बिल्कुल। क्या है? हार्मोन है। आ जाओ आगे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? ऐसे सवाल को देखो, आगे बढ़ो। 8 अगस्त 1942। एडिशनल क्या बता सकते हैं? तो सर लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो ये वायसराय थे, है ना। इसके बाद गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। और क्या बता सकते हैं? सर 9 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। याद रखना, है ना। आ जाओ आगे। चलो जरा मिलाओ। निम्न का सही एसआई यूनिट के साथ मिलान करिए। एंगल, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल। एक तरफ बच्चों एसआई यूनिट है, अब देखोगे रेडियन, हेनरी, वेबर, स्टेडियन। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, प्रारूप नेहरू जी ने तैयार किया था। बिल्कुल अंजलि जी, करेक्ट। बताओ बच्चे क्या निकल कर आएगा? तो निम्न का सही जो एसआई यूनिट है उसके साथ मिलान करके क्या निकल कर आएगा? मैं बगल हो जा रहा हूं, जरा बताओ। तो क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर ए होगा। एंगल का क्या है? रेडियन है। फिर चुंबकीय इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, क्या है? हेनरी है। इसके बाद देखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है? वेबर है। और सॉलिड एंगल का क्या है? सर एस्टेरेडियन है। क्या है बच्चे? एस्टेरेडियन है। याद रखना। आ जाओ आगे। कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन रिवर्स? हिमालयी नदियां सदाबहार है, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, या प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है? ऐसे सवाल को समय देना। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आप टाइम लेना, टाइम लगा के बनाना, गलती मत करना। क्या होगा? सर हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करेंगे कि नहीं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। देखो ना, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइल जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। तो क्या निकल कर आएगा? सर ये सत्य नहीं है। बहुत छोटे डेल्टा का, अरे बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करेगी। सुंदरबन का डेल्टा एग्जांपल लो ना, सुंदरबन का डेल्टा एग्जांपल लो ना। तो क्या गलत है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी गलत है। याद रखना। आ जाओ आगे। निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? अग्नि, नाग, पृथ्वी, ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 21 जरा बताओ। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा है ना बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स इज इंडियाज फर्स्ट प्लान्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल? क्वेश्चन नंबर 21 जरा बताओ क्या होगा? डू इट फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स इज इंडियाज फर्स्ट प्लान्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल? अरे पृथ्वी है। हे भगवान, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। कई बार बताया, देखो फिर भी भूल जाते हो, कूटे जाओगे पकड़ के। अब पटना में क्या है? पहला पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा त्रिशूल, चौथा नाग, पांचवा आकाश। ये तो है सीक्वेंस। फिर भी भूल गए, फिर भी भूल गए। यही तो है सीक्वेंस। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। नाग को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बोलते हैं। दागो और भूल जाओ, ये एंटी टैंक मिसाइल है नाग। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। जबकि ब्रह्मोस बच्चों ये भी है दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जो ब्रह्मपुत्रा और मस्कवा रिवर रसिया के नाम से ब्रह्मोस बनाया गया है। याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। पटना में डॉल्फिन केंद्र, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। आ जाओ आगे नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 49 क्वेश्चन नंबर 22। पटना तमिलनाडु में, अरे पटना बिहार में है, पटना तमिलनाडु में कह रहा है। देखो बताओ क्या होगा बच्चों, तो क्या निकल कर आएगा? अरे सर 22 जुलाई को जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे संविधान सभा ने स्वीकार किया है। अब देखो कैसे गलती लगाओगे। 24 जनवरी को नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, तो राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते वो 26 जनवरी को स्वीकार किया गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देख लो सबके गलती हो गया ना, कटवा लिए चालान। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या पूछा है? राष्ट्रीय प्रतीक पूछा है। देख लो, आप जानते हो फिर गलती करते हो, जानते हो फिर भी गलती करते हो। फ्लैग ये होगा, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। ठीक है, आ जाओ आगे नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 क्या निकल कर आएगा? मेरा ठीक है। हाँ, जिनका ठीक है वो तो अच्छी बात है ना, जिनका ठीक नहीं है वो आगे ठीक हो जाएगा अगली बार क्लास में या एग्जाम हॉल में, नहीं भूलेंगे। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर ज्ञानी जैल सिंह जो सिख राष्ट्रपति हैं, ज्ञानी जैल सिंह। अब देखोगे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार पद संभाले हैं, 1950 से लेकर 1962। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति रहे हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। ये बच्चे याद रखना बिल्कुल, ठीक है। प्रधानमंत्री इस समय कौन है 86 में? तो राजीव गांधी। कौन है भाई? राजीव गांधी है, क्योंकि 1984 में डेथ हो जाता है इनका, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का। ठीक है, आ जाओ आगे। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में स्थित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का नाम क्या है, जहां से मई 2024 में अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया था? अग्निकूल, धनुष, अग्निस्थल, धारा। क्वेश्चन नंबर 24। अब एक चीज देखो, ये पूछा है इस बार के एसआई में, इस बार के एसआई में बताओ क्या निकल कर आएगा। सिर्फ एक बच्चा का ना सही था, बट हम नाम उनका नहीं लेंगे ना। ले लो आज नाम ले लो, मैं भी देख लूंगा क्या होगा। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर ये अग्निकूल है। क्या है बच्चों? अग्निकूल है, धनुष नहीं है बच्चे, अग्निकूल है ना। अब देखो ये है अग्निकूल, भारत का पहला निजी प्रक्षेपण केंद्र और मिशन नियंत्रण केंद्र है, जो कहां है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, या प्रक्षेपण केंद्र अग्निबाण रॉकेट के प्रक्षेपण का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था। यहां से क्या होगा? तो जितने भी छोटे उपग्रह है ना बच्चे, छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सवाल और, सर इसका उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन 2022 में हुआ है और पहला प्रक्षेपण हुआ है बच्चे कब? मई 2024 में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपसे यही कहूंगा कि आप आराम से देखना, क्या सवाल पूछ देगा कह नहीं सकते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन डिटेल देते हैं। आ जाओ आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बनी इमारतें, प्रशासनिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, थुम्बा आपका तमिलनाडु और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका आंध्र प्रदेश, ये गलती मत करना, श्रीहरिकोटा। तो बच्चे अब क्या निकल कर आएगा? सर ईंटों से बनी इमारतें कैसे? विशेषता है नगर नियोजन सभ्यता, नगर नियोजन सभ्यता। सर शहरी सभ्यता क्या है? शहरी सभ्यता। तो शहरी सभ्यता का विशेषता क्या है? घर अच्छे बनेंगे और 90 डिग्री एंगल पे कट है, यानी बिल्कुल, है ना। इसके बाद देखोगे कि सर ईंट का निर्माण किससे हुआ था? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी से। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहां बसा है? आज के समय में देखोगे जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी प्रणाली है, वही है। अगर आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें बच्चों, तो ऑथेंटिक पीरियड 2350 से लेकर 1750 है, लेकिन कहीं कहीं 2500 लिखा मिलता है, तो गलती मत करना, ठीक है। ये आप देख लो सामने, है ना, ठीक है बेटा। साइज का भी बता देंगे ब्रिक्स का क्या था, सो एग्जैक्ट दिमाग में ना आ रहा है। और वस्तु विनिमय प्रणाली था, ये याद रखना बिल्कुल। व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है। आ जाओ आगे नेक्स्ट की बात करें। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित कितना है?
2.8%, 2.4%, 2%, 3.2%। क्वेश्चन नंबर 26, चलो बताओ, बोलो। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? भारत का कुल क्षेत्रफल 2.42% है और जनसंख्या की बात करें लगभग 17% है। लगभग 17% है जनसंख्या। कितना? लगभग 17% है पूरे विश्व का। ये आप दिमाग में सेट रखना। आ जाओ आगे। बांग्लादेश अपनी भूमि सीमा किसके साथ साझा करता है? इंडिया, इंडिया और म्यांमार, इंडिया और भूटान, इंडिया और चाइना। क्वेश्चन नंबर 27। तो आप देखोगे बच्चों बांग्लादेश किसके साथ करेगा? सर भारत और म्यांमार। ये देखो बांग्लादेश यहां दिख रहा है और ये म्यांमार है और ये इंडिया है। अगर पूछता नेपाल तो क्या होता? इंडिया खुद है और चाइना है ना। अगर पूछता भूटान तो क्या होता? इंडिया है और चाइना है ना। अगर पूछता पाकिस्तान तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया है ना। तो ये चीजें याद रखना बिल्कुल। इंडिया ओनली लगा रहे हो, अरे म्यांमार छोड़ दोगे क्या? म्यांमार कैसे? ये भैया ये देखो, ये देखोगे ये नहीं है क्या म्यांमार? अरे भूमि से मतलब ये मत समझना केवल लैंड बाउंड्री है। भूमि सीमा का मतलब हो गया उसकी पूरी सीमा किससे लगेगी। तो ये मत समझना कि सर केवल भूमि सीमा लिखे हो तो भूमि सीमा होगा। कहने का मतलब है किससे उसके बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन, 13 दिन, 45 दिन, 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर हाउ मेनी डेज आर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? क्या निकल कर आएगा जरा बताओ। तो बच्चे आप देखोगे आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए होता है? सर 16 दिन के लिए होता है। कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। जगेश जी नमस्कार भाई, नमस्कार। हां, गोल्डन पैगोडा म्यांमार है, बिल्कुल। अब देखोगे, अब देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पेरिस ओलंपिक हुआ 26 जुलाई 2024 को शुरू हुआ है और कब तक चला है? 11 अगस्त 2024 तक। कितना हो गया? 11 दिन और इधर 5 दिन, 16 दिन हो गया, है ना। अब देखोगे भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीता है? तो सर 6 पदक जीता है, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। टॉप पे कौन रहा है बच्चे? तो सर यूएसए 126 पदक के साथ। और भारत का पोजीशन क्या रहा है? तो भारत 71वें स्थान पे रहा है। अब आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले कहां हुआ? 1896 में एथेंस में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? सर 1894 में। मुख्यालय कहां है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और तब से यह आयोजन 4 साल में होता है। लेकिन कब कब छोड़ा गया ये देखना। 1916 में नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1940 और 44 में नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना। अब ओलंपिक ध्वज कब डिजाइन किया गया? 1914 में। किसके द्वारा? बैरोन डी कुपाटिन के द्वारा। ओलंपिक शपथ कब तैयार हुआ है? तो 1920 में। पहली शपथ किसने लिया है? तो विक्टर बॉन, बेल्जियम का फेंसर था। ठीक है। ओलंपिक आदर्श वाक्य कब आया? 1921 में। क्या था आदर्श वाक्य? साइटस, अल्टियस और फोर्टियस। ओलंपिक लॉ कब आया? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जहां भारत पहली बार हॉकी में गोल्ड जीता था। भारत पहली बार गोल्ड जीता था, याद रखना बिल्कुल। ठीक है भाई। इसके अलावा आप देख लो कि इस बार जो 2024 का जो ओलंपिक रहा है पेरिस ओलंपिक, वो आपके सामने है कि मनु भाकर ने रिकॉर्ड बनाया कि पहली महिला जो एक ही ओलंपिक में 2 जीती है, ब्रॉन्ज, है ना। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले। भारतीय पुरुष टीम क्या जीता है बच्चे? इस बार भी कांस्य जीता है। नीरज चोपड़ा सिल्वर और अमन सहरावत ब्रॉन्ज है, ये याद रखना। तो पूरा रट्टा मार जाना जितना भी दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल, संसद। क्वेश्चन नंबर 29। हां, फीमेल 1900 ईस्वी में, बिल्कुल करेक्ट। हु हैज द पावर टू मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप? क्वेश्चन नंबर 29। अरे शेयर तो कर दो, कम से कम 100 का आंकड़ा तो पार करा दो, जोर तो लगाओ एक बार। अब देखो गलती मत करना। अब देखो क्या कहा है, अब फंस गए। क्या पूछा कि भैया समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान कौन बनाएगा? प्रावधान कौन बनाएगा? सर प्रावधान संसद बनाएगा। लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति की बात करें हम, जो नागरिकता देना है
लेना है ये, तब ये गृह मंत्रालय होगा, याद रखना। ठीक है, संसद। अब आपको याद होगा दोस्तों, पार्ट 2 में इसकी चर्चा की गई है नागरिकता की। आर्टिकल नंबर 5 से 11 में है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, जो यूके से लिया गया है। कानून कौन बनाएगा? संसद। देगा कौन? गृह मंत्रालय। तो 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से अपनी नागरिकता खो सकते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नागरिकता कानून कौन बनाएगा? संसद। वो आर्टिकल नंबर 11 का यूज करके, आर्टिकल नंबर 11 का यूज करके, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ आगे। अधिक, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना, आ जाओ। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? 26, 15, 19, 16, क्वेश्चन नंबर 30। तो आप देखोगे बच्चों कि अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब अ कंडीशन फॉर इंप्लॉयमेंट टू विद एन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो बच्चे ये होगा सर, ये होगा आर्टिकल नंबर 16। क्या होगा? 16 होगा। जबकि 15 में आरआरसीएसपी, आरआरसीएसपी का मतलब हो गया रिलीजन, यानी धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। और 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 19 में आपको याद होगा बच्चे, 19 का ए बोलने की आजादी है, 19 का बी सभा करने की आजादी, सी संगठन बनाने की आजादी, डी भारत भ्रमण की आजादी, ई भारत में बसने की आजादी, एफ संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। कैसे? सर 44वें संविधान संशोधन 1978 से, और इसे कहां ले आया? तो 300A में ले आए। और जी भारत में कोई भी व्यापार करने की आजादी, ये याद रख लेना बिल्कुल। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। आ जाओ आगे। सर पूर्ववर्ती नदी क्या है? गोदावरी, सतलुज, गंगा, यमुना, क्वेश्चन नंबर 31। बताओ, द प्रीसीडिंग रिवर इज, पूर्ववर्ती नदी क्या है? तो पूर्ववर्ती नदी की बात करें बच्चों, आपको पता ही है कि पूर्ववर्ती मतलब क्या हो गया। जैसे ये हिमालय की 3 हिमालय, इसके बाद लेसर हिमालय और फिर ये शिवालिक है। हिमालय के पार जो है वो ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय। तो वैसी नदियां जो ट्रांस हिमालय से निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय से मैं आपको बता चुका हूं 3 नदी निकलती है सर। ब्रह्मपुत्रा पहला प्रेफरेंस, सिंधु दूसरा प्रेफरेंस और सतलज तीसरा प्रेफरेंस। BIS याद रख लेना। तो क्या होगा जवाब इसका? सर जवाब होगा सतलुज होगा। क्या होगा? सतलुज होगा, याद रखना बिल्कुल। क्लियर है? आनंद जी गंगा के किनारे आपके प्यारे बनारस बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन जवाब यहां सतलुज होगा। जवाब यहां सतलुज होगा, गंगा नहीं होगा लल्ला। पूर्ववर्ती का मतलब हो गया हिमालय के पार, हिमालय के पहले जिस नदी का निर्माण हुआ है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, BIS। ओके, आ जाओ आगे नेक्स्ट। तो सतलुज है ना, सतलुज बच्चे। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेसिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, क्वेश्चन नंबर 32। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ओल्ड एज? क्वेश्चन नंबर 32। हम समझे कि पूरब की ओर बंगाली खाड़ी में जाती है तब गंगा लगाई, यही तो गलती हो जाता है लल्ला। अब क्या निकल कर आएगा बच्चों? देखो, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होगा, चाइल्ड में, और विटामिन डी की कमी से जो एडल्ट में वो ऑस्टियोमलासिया होगा, एडल्ट में ऑस्टियोमलासिया। एकमात्र ऑप्शन बचेगा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में बुजुर्ग में होगा। एनीमिया आप देखोगे B12 की कमी से जनरली, है ना। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट होता है, और B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोकोबालामिन बोलते हैं, याद रख लेना, गलती मत करना। ऑस्टियोमलासिया एडल्ट में, बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होगा। ये दोनों क्या होगा बच्चों? विटामिन डी के कमी से। किसके कमी से? विटामिन डी के कमी से, याद रखना बिल्कुल। क्या निकल कर आएगा जवाब? ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है ना कि जो हड्डी है बिल्कुल कमजोर हो जाती है, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, अरे जोर लगाओ, कम से कम आज 100 का आंकड़ा तो पार कर दो। ठीक है, आ जाओ आगे नेक्स्ट। चलो जरा मिलाओ, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ ओजोन परत है, एक तरफ रेडियो प्रेशन है, प्रेशन यानी रेडियो के जो सिग्नल, मौसम संबंधी घटनाएं, इसके बाद जो थीन एयर, बिल्कुल हवा वायु पतली है, एक तरफ वायुमंडल का परत है, लेयर है। अब जरा बताना क्या होगा? क्षोभ मंडल,
बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 33, मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली, क्या निकल कर आएगा जरा बताओ। मैं थोड़ा बगल हो गया, अब जरा बताओ क्या होगा बच्चे। सर इसका जवाब होगा सी होगा। कैसे, आसान तो है, आसान तो है, क्योंकि ओजोन परत कहां होगा सर, ये समताप मंडल में। अगर ओजोन परत की बात करें तो 10% ये आपका होगा क्षोभ मंडल में और 90% होगा समताप मंडल में, जहां वायुयान उड़ान भरती हैं। और मौसम संबंधी घटनाएं जो सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल में। रेडियो प्रेशन की बात करें तो बहिर्मंडल, और आप देखोगे पतली वायु की बात करें एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, है ना, तो याद रख लेना। अच्छा सॉरी, पतली वायु की बात करें बहिर्मंडल बच्चे, बिल्कुल एक्सोस्फीयर में। और रेडियो प्रेशन की बात करें एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज देखोगे कि ओजोन परत है वो, उसकी मोटाई हम मापते हैं डॉबसन यूनिट से। कैसे बच्चे, डॉबसन यूनिट से मापते हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। अब ये बच्चों देख लेना, ये आपके सामने है। एक चीज और समझना कि कर्मन लाइन किसके किसके बीच है, ये कई बार पूछा है। तो कर्मन लाइन याद रख लेना कि सर मेसोस्फीयर जो मध्य मंडल है और थर्मोस्फीयर है, इसके बीच में कर्मन लाइन शुरू होता है। ठीक है, इसके बीच में कर्मन लाइन शुरू होता है, याद रखना। आ जाओ आगे। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब किसे समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को, भक्ति गायकों को। क्वेश्चन नंबर 34 सो हो गया फिर। अच्छा कल क्लास कितने बजे रख दे, इसी समय रख दे 2 बजे। कल का जो क्लास है 2 बजे रखें या मैराथन कब रखें, सुबह, कमेंट बॉक्स में बताना। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। बुक का नाम क्या है, गुलामगिरी। बुक का नाम क्या है, गुलामगिरी। कई बार बुक पूछा है, गुलामगिरी। क्या है बुक का नाम, गुलामगिरी है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चे 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नाम से किताब लिखी है, जिसका अर्थ है गुलामी। इस किताब को लिखे जाने के 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध लड़ा जा चुका था, है ना, जिससे अमेरिका में गुलामी का अंत हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मॉर्निंग में चलो ठीक है, मॉर्निंग में प्लान कर लेते हैं। चलो आ जाओ भैया। गौतम बुद्ध के बड़े भाई आ गए सुसीम जी, उनका स्वागत किया जाए। कौन भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, जरा बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया जो फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, हिमाद्री, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती। क्वेश्चन नंबर 35। चलो, हाँ, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, क्या बात है। तो बच्चा आप देखोगे भारत का पहला आर्कटिक पूछा है, तो आर्कटिक में हिमाद्री और अंटार्कटिका में ये तीनों हैं। गलती मत करना, आर्कटिक में हिमाद्री केवल एक है आर्कटिक में, और ये तीनों आपका अंटार्कटिका में है। कहां है तीनों, अंटार्कटिका में है। सब गलती कर रहे हो आज। आ जाओ देखो, तो हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, जो कहां, स्पिट्सबर्गेन द्वीप नॉर्वे में है, जो 2008 में किया गया है। और बाकी बात देखोगे कि दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका का पहला दक्षिण गंगोत्री है, 1984 में किया गया बच्चों इसका। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद आप देखोगे दक्षिण गंगोत्री के बाद क्या है सर, मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री और फिर भारती, अंतिम में भारती है। मैत्री कब, 1988 में दूसरा स्थायी स्टेशन, और भारती मार्च 2012 से, याद रखना मार्च 2012 से। ये दिमाग में सेट रख लेना बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ आगे। अब चलते हैं करंट अफेयर्स 5 सवाल, वो भी मजेदार सवाल है, देखना। पहला सवाल क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आईटीएम का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा, नंदन कानन। क्या निकल कर आएगा जरा बताओ। हर हर महादेव बच्चे, हर हर महादेव। जरा बताओ क्या होगा। सेम की भैया, बांदीपुर कर्नाटक, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और नंदन कानन ओडिशा।
नंदनकानन ओडिशा याद रखना, नंदनकानन ओडिशा। ठीक है, क्लास अब लास्ट है बच्चे बस। 2024 के OPCW द हेग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,